एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये समझ लिया तो सब समझ लिया, अगर यही इसी में गलती हो गई तो फिर आगे गलतियाँ होनी है। तो इस चैप्टर को रटना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली समझना है ताकि आगे जाके कोई भी गलती ना हो। ओके, मोल कॉन्सेप्ट की तरफ जाने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं ताकि मोल कॉन्सेप्ट तक पहुंच सके। तो बेसिक टर्म जैसे कि एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, एवरेज एटॉमिक मास, मोलर मास, मोलिकुलर वेट, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास मतलब एटम का मास यानी परमाणु का मास, यानी एटम का मास। अब एटम का मास क्या होता है, मतलब एटम ऑलरेडी खुद इतना छोटा है तो उसका मास कितना होगा, बहुत कम होगा। और आजकल क्या है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री आ गई तो हम किसी भी एलिमेंट का मास आराम से पता कर सकते हैं। बट पुराने टाइम में क्या था, जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री नहीं थी तो लोगों ने कैसे पता किया कि इसका मास क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन, जो कि सबसे हल्का है, सबसे हल्का एलिमेंट है, इसका क्या मान लिया, 1 मान लिया एटॉमिक मास, जिसकी कोई यूनिट भी नहीं दी उन्होंने, 1 मान लिया और इसी के रेस्पेक्ट में बाकियों के एटॉमिक मास मान लिए। बट जब मास स्पेक्ट्रोमेट्री आ गई तो फिर लोगों ने मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू पता किया कि किसका एटॉमिक मास कितना होता है। तो उन्होंने क्या किया कि C12 जो कि कार्बन का एक आइसोटोप है, उसके रेस्पेक्ट में सबकी बात की। तो उन्होंने क्या किया कि C12 जो एक आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास क्या किया, 12 AMU मान लिया। समझ में आ रहा है, AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट है। ये समझ में आ रहा है, ये कितना मान लिया, 12 AMU मान लिया। और जब उन्होंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री से इसका पता किया कि इसका मास कितना है, तो वो कितना था, वो था 1.9926 × 10⁻⁻24 ग्राम था। समझ आ गया। तो अब हम यहाँ से निकाल लेंगे कि 1 AMU का वैल्यू कितना होगा। तो 1 AMU मतलब C12 का जो एटॉमिक मास है उसका 1/12वां भाग मान लिया। इसका एटॉमिक मास जो भी है उसका 1/12, मतलब इस 12 से डिवाइड करेंगे तो एक AMU आ जाएगा। मतलब 1/12वां भाग किसका, C12 आइसोटोप का जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास है। C12 का जो एटॉमिक मास है उसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 12 AMU माना था हमने, समझ आ रहा है। तो 1 AMU कितना होगा, 1/12 इंटू, ये हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री से निकाल लिया था, जो कितना है 1.9926 × 10⁻⁻24 ग्राम। जब इसको सोल्व किया तो कितना आएगा, 1.66 × 10⁻⁻23 ग्राम। सॉरी, ग्राम नहीं आएगा, ये आएगी किसकी, 1 AMU की वैल्यू आ जाएगी। 1 AMU कितना होता है, ग्राम में होता है, 1.66 × 10⁻⁻23 ग्राम के बराबर होता है। समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास की। जब भी हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास की बात कर रहे होते हैं तो हम एक्चुअल में एटॉमिक मास नहीं बल्कि एवरेज एटॉमिक मास की बात कर रहे होते हैं। वो कैसे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट है
अर्थ में बहुत, यूनिवर्स में बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि एक ही फॉर्म में नहीं बल्कि खूब सारी फॉर्म में, मतलब खूब सारे उनके आइसोटोप्स होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा है, मतलब कई कई फॉर्म में मिलते हैं। तो हम अकेले एक से कैसे डिसाइड कर सकते हैं उसका एटॉमिक मास? नहीं कर सकते। तो उनके आइसोटोप और उनके आइसोटोप के पाई जाने की जो क्या बोलते हैं, उपलब्धता और उनका कितना परसेंटेज है, उसके हिसाब से एवरेज एटॉमिक मास निकलता है। और जब उसके जितने आइसोटोप हैं उन सब से जो लास्ट में जो मास निकलता है उसको क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, एक कार्बन 12, एक कार्बन 13 और एक कार्बन 14। कार्बन 12 है ये 98.892 इसकी पाई जाने की वो है बाहुल्यता, परसेंटेज बाहुल्यता इसकी कितनी है? 98 और C13 की है 1.108 और इसकी है 2 × 10⁻⁻10। और इनका एटॉमिक वेट कितना है जो कि हमने पहले डिस्कस किया है, वो है, इसका है 12, 13 वाले का 13.00335 और इसका है 14.0033317। समझ में आ गया? तो अब हम निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास इसका। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलता है? इसका एटॉमिक वेट इनटू जो परसेंट बाहुल्यता दी हुई है उसको परसेंटेज में नहीं लिखना है, नॉर्मली लिखना है। तो 0.98 मतलब परसेंट यानी 100 से डिवाइड कर दो फिर इनटू करो, 892 प्लस 13.00335 इंटू 0.01108 प्लस 14.00317 इंटू 2 × 10⁻⁻12, क्योंकि 10 तो थी, 100 से और डिवाइडेड कर दिया। तो जब ये आया ना, ये कितना आया? 12.01। इसलिए हम जब भी कार्बन का एटॉमिक मास की बात करते हैं तो हम 12 लिखते हैं, जबकि वो एटॉमिक मास नहीं होता, वो क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास यूज कर रहे होते हैं हम। समझ में आ गया? ओके। अब बात करते हैं मोलिकुलर मास की। हमें पता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलके क्या बनाते हैं, 2 मॉलिक्यूल मिलके हम एटम बनाएंगे, उससे ज़्यादा बनेंगे तो 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो अभी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। तो जैसे H + H, ये एटम मिलके क्या बना दिया? H2। ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। इसका मास हमें पता है, इसका निकालना है तो बहुत सिंपल है। कैसे? इसका एटॉमिक मास कितना होगा? जो एवरेज एटॉमिक मास है उसी को क्या बोलते हैं? एटॉमिक वेट बोलते हैं। तो हम एक्चुअल में एटॉमिक वेट ही तो यूज करते हैं, ठीक है ना? तो इसका एटॉमिक वेट कितना है? इसका 1 है और इसका भी कितना है? 1 है। तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब मोलिकुलर मास कैसे निकाल लेंगे? जो एक एटम का जो एटॉमिक वेट है, एक एटम का एटॉमिक वेट है, उसको नंबर ऑफ एटम से इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा मोलिकुलर मास आ जाएगा। समझ आ गया? अब एक लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं, वो है फॉर्मूला वेट। फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास उनके लिए यूज होता है जिसमें ना एटम हो ना मॉलिक्यूल हो, उसमें क्या हो? आइंस हो। जैसे NaCl, इसमें Na+ और Cl- आइंस हैं।
आइंस मतलब जहाँ जहाँ फॉर्मूला दिया हुआ हो, ये क्या है, फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूले का मास निकालेंगे तो फॉर्मूला मास हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, Na का एटॉमिक जोड़ देंगे किस में, Cl के एटॉमिक में। Na का कितना होता है 23 और इसका कितना होता है 35.5। इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 58.5। ये किसका आ गया, NaCl का। तो ऐसे निकालते हैं फॉर्मूला वेट। समझ में आ गया, गुड। एक और बता देती हूँ, मोलिकुलर मास हमें पता है। अब मोलर मास क्या होता है, मोलिकुलर एक मोलिक्यूल का मास, और मोलर क्या होता है एक मोल का। मोलर एक मोल का मास क्या होगा, मोलर मास होगा, और एक मोलिक्यूल का मोलिकुलर मास होगा। समझ में आ गया।